तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका पहला सवाल स्टार्ट होता है ये मलेरिया से स्टार्ट होता है। और आजकल अगर यदि किसी को नॉर्मल बुखार भी होता है ना, तो मलेरिया का टेस्ट कराने जाएंगे, बुखार का टेस्ट कराने जाएंगे, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, भैया आप पहले मलेरिया का टेस्ट कराइए। मलेरिया के साथ में वो क्या करेगा, टाइफाइड का भी टेस्ट करता है। तो मलेरिया या फिर टाइफाइड ये इतना कॉमन चीज़ हो गया है कि आपको बुखार अगर 2 से 3 दिन तक रह जाता है, आप टेस्ट कराएंगे तो पक्का मलेरिया निकलेगा या फिर टाइफाइड निकलेगा। तो यहाँ पर जो मलेरिया बीमारी जो फैलता है, सवाल क्या है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज जो है किसने किया था। तो सबसे पहले तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, 91 का आंसर हो जाएगा चार्ल्स लुई अल्फोंस लेबरेन। ठीक है, लेबरेन। अब यहाँ पर जो है कि ये जो है एक फ्रांसीसी सेना सर्जन जिनका नाम था चार्ल्स जूइस अल्फोंसे लेबरेन, 1880 में इसने क्या किया था, खोज किया था कि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। ठीक है, और इस खोज के लिए जो है इनको यानी कि लेबरेन को 1907 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। तो मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया जो फैलता है ये प्रोटोजोआ परजीवी के कारण ही फैलता है। और मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो डॉक्टर थे, जो साइंटिस्ट थे, वो थे चार्ल्स लुईस अल्फोंस लेबरेन। ठीक है, याद रखिएगा। 92 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है। 92 का करेंगे विकृति का। निम्नलिखित में से विकृति जो है, विकृति का मात्रक जो है नहीं होता है। विकृति जो है वस्तु या फिर पदार्थ में होने वाले विरूपण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसका जो है क्या होता है, मात्रक नहीं होता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, अगर यदि किसी सवाल का आंसर आपको पता होगा या फिर कहीं आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट में करिएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए या फिर ये होगा। ठीक है, बहुत बार थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 93, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का जो है मुख्य कारण क्या है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, आंसर आप लोग करिएगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। वायुमंडल होने के लिए जो है उस ग्रह या फिर उस उपग्रह पर वायु का होना जरूरी होता है, साथ ही उसकी गति पलायन वेग से कम होनी चाहिए। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है क्योंकि वहाँ स्थित गैसों की गति चंद्रमा के पलायन वेग के मान से अधिक है ना। तो इसलिए जो है चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और इसी कारण वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। समझे, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 94 नंबर सवाल है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। 94 का आंसर करिएगा सभी पारदर्शी माध्यम के। रमन प्रभाव जो है फोटोन कणों के लचीले वितरण से संबंधित है। रमन प्रभाव के अनुसार जब कोई एक वर्णीय प्रकाश द्रवों यानी कि जो लिक्विड है, द्रवों और ठोसों से होकर के गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता की कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश दिखाई देता है। रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव या फिर गैस से निकलता हो। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सभी पारदर्शी माध्यम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 95, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सी चीज़ जो है नहीं बदलता है फिर बदलती है। 95 का आंसर करिएगा आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि नहीं बदलती है। ठीक है, अगला सवाल है कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, जो सीटी स्कैन होता है उसमें जो है उसको करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो इसमें एक्स किरणें का प्रयोग होता है। ठीक है, सीटी स्कैन या फिर कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी जो है, देखिए सीटी स्कैन का मतलब क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा कंप्यूटर, है ना। तो सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड टोमोग्राफी। एक जो है विशेष एक्सरे तकनीक है जिसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को देखा जा सकता है एवं रोगों का पता लगाया जा सकता है। सीटी स्कैन करने में एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, प्रसरव करने का कोई मतलब नहीं है, दृश्य प्रकाश का मतलब नहीं है, अवरक्त का मतलब नहीं है, एक्स किरणें इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल है कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण में मापी जाती है। 97 का आंसर करिएगा एमीटर। ठीक है, क्या है, ये मीटर में इसको मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। परमाणु ईंधन की श्रेणी में जो नहीं आता है वो होता है कैडमियम।
ठीक है। बाकी थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम ये सारे परमाणु ईंधन की श्रेणी में आते हैं। 99 नंबर सवाल है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? 99 नंबर का सवाल का आपको आंसर करना है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन या फिर ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन जो है एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, समझे। उसके बाद आपका अगला सवाल है 100 नंबर। अगला सवाल आपका है 100 नंबर, लिख रहा है कि पारद धातु किस चीज का मिश्रण होता है? तो आपको इसका आंसर करना है पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है। पारद धातु जो है चांदी और पारा की मिश्र धातु होती है। इसे दांतों को भरने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपका है 101 नंबर। पीएच एक जो है मूल्यांक दर्शाता है किस चीज का? ये क्या काम इसका करता है? आंसर करेंगे किसी घोल के अम्लीय या फिर क्षारीय होने का मूल्यांकन को दर्शाता है। पीएच मान की जो खोज है वो सोरेनसन ने किया था और इसके द्वारा किसी भी घोल के अम्लीय या फिर क्षारीय होने का मूल्यांक को दर्शाया जाता है। इसका मान जो है 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। पीएच मान अगर यदि 7 से नीचे है तो घोल अम्लीय होता है और अगर यदि पीएच मान 7 से ऊपर है तो वो घोल जो है क्षारीय होता है। यही इसका लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 102 नंबर सवाल पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग में लाया गया था? 102 नंबर का आंसर करेंगे मस्टर्ड गैस, ठीक है। मस्टर्ड गैस या फिर सल्फर मस्टर्ड एक विषैली गैस है जिसका प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ में कराई जाती है तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। इसकी वाष्प जो है त्वचा पर फफोला पैदा करती है तथा फेफड़ों को अत्यधिक प्रभावित करती है। तो बहुत ही खतरनाक ये था, है ना। क्या था? बहुत ही खतरनाक था और इसको जो है युद्ध के समय में, प्रथम विश्व युद्ध के समय में इसका प्रयोग किया गया था। अभी भी जिस तरह से युद्ध चल रहा है ना, ये हमेशा खतरों की घंटी बजती रहती है कि पता नहीं कब कहाँ से कौन सा मिसाइल मार दे, है ना। आजकल सभी जो है लगभग 10 परमाणु संपन्न हो गए हैं, तो डर के रहना चाहिए। सरकारों को जो है अपना नीति के ऊपर जो है ठोस निर्णय रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 103 नंबर का हम लोग देखते हैं। अब इसके लिए कथन पढ़ना पड़ेगा कि डीडीटी एक रोगाणुनाशक है। अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सत्य हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। और उसके बाद टीएनटी एक कीटनाशक है और उसके बाद आरडीएक्स एक विस्फोटक है। उसके बाद एलसीडी एक विषाणुनाशक है। यहाँ पर जो आरडीएक्स का आप नाम देख रहे हैं ना, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। डीडीटी का जो उपयोग होता है वो कीटाणुनाशक की तरह किया जाता है। डीडीटी का जो है कीटाणुनाशक, यहाँ पे क्या लिख दिया है? रोगाणुनाशक लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए कीटाणुनाशक, ठीक है। उसके बाद टीएनटी जो है एक विस्फोटक पदार्थ है। टीएनटी यहाँ पे कर दिया कीटनाशक, यहाँ पे भी गलती इन्होंने कर दिया। उसके बाद आपका देखिए ये जो है आरडीएक्स तो आपको समझ गए विस्फोटक पदार्थ है। उसके बाद यहाँ पे एलसीडी एक विषाणुनाशक है, जबकि एलसीडी का पूरा नाम होता है लाइसर्जिकल अम्ल डाइथ्रोमाइड। यह जो है एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा होती है, जबकि यहाँ पे विषाणुनाशक लिख दिया, इसलिए सभी गलत है। सिर्फ एक आपका सही है, आरडीएक्स एक विस्फोटक, यही आपका सही है। 104 नंबर सवाल है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? आंसर सी इसका सही करिएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु जो है यानी कि नियत तापी जंतु जो होते हैं अपने शरीर का ताप एक नियत सा बनाए रखते हैं जो वातावरण के ताप के अनुसार नहीं बदलते हैं, जैसे पक्षी व स्तनधारी। जबकि अनियत तापी जंतु वातावरण के ताप के अनुसार अपना तापमान बदलते हैं क्योंकि वे अपने ताप को वातावरण से लेते हैं। उसके बाद अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 105 नंबर सवाल है कि लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। 105 नंबर, लाइकेन जो है, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था थियोफ्रेस्टस ने किया था इसका, लाइकेन शब्द का प्रयोग। और यह जो है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर के बनी होती है। इसमें कवक और शैवालों का संबंध जो है परस्पर सहजीवी जैसा होता है, माने कि कवक और शैवाल। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? 106 नंबर सही आंसर करेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। गठिया या फिर ऑर्थराइट्स के कारण निष्क्रिय हो चुके जोड़ों जो है खास करके कुल्हे के जोड़ का शल्य क्रिया द्वारा प्रतिस्थापन ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है, ठीक है।
तो कूल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा, ये प्रतिस्थापन क्या कहलाएगा, ऑर्थोप्लास्टी कहलाएगा। ठीक है, 107 नंबर सवाल है, 107 नंबर सवाल है, मानव वृक्क जो है असमरी माने कि किडनी स्टोन्स जो है में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। 107 नंबर आंसर करिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव वृक्क जो है असमरी या फिर गुर्दे की पथरी से मूत्र मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है और वृक्क के पेल्विस में लगातार जो है खनिज लवण जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल एकत्र होकर के पथरी स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद एक अगला सवाल जो आपका है 108 नंबर, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक या आहार कारक कहा जाता है। 108 नंबर का आंसर करिएगा विटामिन। ठीक है, विटामिन शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं एवं उत्प्रेरकों की क्रिया को नियंत्रित करता है और विटामिन को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई और के, है ना, और इस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। 109 नंबर और 110 नंबर सवाल, सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। 109 नंबर का आप लोग करेंगे एटीपी माने कि एटीपी और एडीपी। एटीपी और एडीपी मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक कार्बनिक यौगिक है। मानव जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतरण एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा फास्फोरिक अम्ल में होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। समझे, तो एटीपी और एडीपी आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है, निद्रा रोग माने कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी जो होती है वो किसके कारण से होती है। 110 नंबर का क्या आंसर करेंगे आप लोग, करेंगे ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशीय जीव की वजह से होता है। निद्रा रोग जो है ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ का कारण उत्पन्न होता है और इसमें जो है लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती है और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। यह प्रोटोजोआ सी मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है, जिसके काटने से जो है यह बीमारी होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सवाल कंप्लीट हो जाते हैं 20। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।